जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं टैक्सेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पार्ट्स, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू टैक्सेशन, जिसमें हमारी इंपॉर्टेंट जो भी टर्मिनोलॉजीज है उसे ऑब्जर्व करेंगे। टैक्सेस कैसे होते हैं, जनरली डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, तो उनसे रिलेटेड भी एक दो शॉर्ट नोट्स डिफरेंसेस को ऑब्जर्व किया जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं पेपर स्टाइल। तो बच्चों, अब ऑब्जर्व कर लेते हैं हम टैक्सेशन 1 की पेपर स्टाइल, जो कि प्रपोज्ड रहती है। ज्यादातर ये फॉर्मेट रहता है, बट नेचुरली पेपर सेट करने वाले अपने हिसाब से मार्किंग सेट कर सकते हैं। बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, वैसे तो मार्क्स आपको पता ही है, 2 आवर्स हो चुके हैं, 50 मार्क्स का पूरा वेटेज रहता है, जिसमें फर्स्ट यूनिट जो है उसमें 3 चैप्टर है। पहला इंट्रोडक्शन वाला, दूसरा डेफिनेशन और तीसरा है इनकम टैक्स अथॉरिटीज। उसमें से पहला क्वेश्चन बनता है बच्चों, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पाओगे, पहला क्वेश्चन थियरी फ्रॉम डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन, पहले 2 चैप्टर्स में से है। और में अगर आप चाहते हो तो ए अगेन चैप्टर 1 2 में से कंबाइन पूछते हैं, एंड बी जो है 5 मार्क्स का हो सकता है इनकम टैक्स अथॉरिटीज में से। बच्चों, ये 10 मार्क्स फिक्स है हमारे कोई भी क्वेश्चन के अंदर। उसमें वो पार्टीशन में 6-4 भी कर सकते हैं, 7-3 भी कर सकते हैं, कोई सा भी पार्ट चेंज कर सकते हैं। देन सेकेंड जो यूनिट है बच्चों, उसके अंदर चौथा चैप्टर यानी रेसिडेंशियल स्टेटस जो है उसका एक सम आता है। एंड नेक्स्ट जो चैप्टर है असेसमेंट प्रोसीजर एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, उसकी एक थियरी आ जाती है। और में वैसे ही बच्चों फिक्स है नहीं वैसे कुछ भी, थियरी ऑफ एग्जेम्प्टेड इनकम आ जाता है, या फिर सम भी रख सकते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस से रिलेटेड, या थियरी भी रख सकते हैं रेसिडेंशियल से रिलेटेड। एंड बी में जो है आता है अगेन थियरी ऑफ असेसमेंट प्रोसीजर एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। अब अगर बात करें बच्चों, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3, सम रहता है सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम हमारे जो भी हेड्स है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सैलरी का हेड है। 10 मार्क्स का सम, या और में बच्चों 2 छोटे छोटे सम रख सकते हैं, या एक छोटी सी थियरी भी सेट कर सकते हैं। हमें तो सब कुछ अच्छे से तैयार करना है। वैसे ही हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर है, उसमें से 10 मार्क्स का सम हो सकता है, और में वैसे ही एक सम और एक थियरी। बच्चों, ये 3 नंबर 4 नंबर जो यूनिट है वो ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कोई भी यूनिट साथ में रहेगा, यानी या तो हाउस प्रॉपर्टी ऊपर भी ले जा सकते हैं, सैलरी को नीचे भी रख सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है पेपर सेटर के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन बच्चों जो है हमारा, वो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव का, एमसीक्यूज का। जनरली अगर 2 मार्क्स के एमसीक्यूज रखेंगे बच्चों तो एनी 5 आउट ऑफ 7 करेंगे। अगर आपको 1 मार्क के एमसीक्यू देते हैं तो 10 आउट ऑफ 12 कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेट थोड़ा सा फ्लक्चुएशन में रहता है। तो बच्चों, अब ज्यादा टाइम ना गवाते हुए हम सीधा जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, और अब ऑब्जर्व करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग और टर्मिनोलॉजीज। तो अब हम हमारे सब्जेक्ट यानी टैक्सेशन की बेसिक टर्म यानी कि टाइटल जो है टैक्सेशन का मीनिंग क्या होता है उसे हम समझेंगे। सो टैक्सेशन इज अ सिस्टम used by the government to obtain money or revenue from people and organization। टैक्सेशन क्या है? तो एक सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट हमारे पास से मनी कलेक्ट करती है, ऑर्गेनाइजेशंस के पास से मनी कलेक्ट करती है एज इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। सो टैक्स के फॉर्म के अंदर वो लोग हमारे पास से पैसे कलेक्ट करते हैं। क्यों? तो वो भी हमें यहाँ पे समझने का मौका मिलेगा। द रेवेन्यू कलेक्टेड इज used by the government to support itself and to provide public services। यानी हमें जो भी पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो भी रोड्स बनते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होता है, जो भी गवर्नमेंट हमें फैसिलिटीज देती है फ्री में, वो सभी के लिए भी पैसे तो चाहिए गवर्नमेंट को। तो वो जो पैसे हैं वो हम टैक्स पे करें तो उसमें से उनको मिलते हैं, और गवर्नमेंट खुद को रन करने के लिए भी उसी पैसों का इस्तेमाल करती है। तो ये मेन हुआ मीनिंग ऑफ टैक्सेशन। बुक के अंदर वैसे मीनिंग नहीं दिया टैक्सेशन का, अगर सब्जेक्ट नया हो तब हमें खास उसका मीनिंग समझना चाहिए। अब ज्यादा नहीं मगर उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा देखेंगे कि इनकम टैक्स की शुरुआत कब हुई इंडिया के अंदर। तो उससे रिलेटेड थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। दैट इनकम टैक्स वाज first introduced in India in 1860 by Sir James Wilson in order to meet the heavy losses suffered by the British government on account of freedom movement of 1857। वैसे आप सभी ये पढ़ी चुके हो हिस्ट्री के अंदर, આપણા ઇતિહાસની અંદરની વાત છે 1857 1857 ના વિપ્લવ जो उस टाइम पे फ्रीडम मूवमेंट हुई थी उससे रिलेटेड
ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत लॉस हुआ था, तो वो लॉस को ओवरकम करने के लिए उन्होंने इनकम टैक्स अप्लाई किया था 1860 के अंदर। एंड सर जेम्स विल्सन थे जिन्होंने ये टैक्स को इंट्रोड्यूस इंडिया के अंदर किया था। उसके बाद तो है हमारे टैक्स के जो फेजेस है, पीरियड्स है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो द हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। 3 पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पीरियड तो शुरुआत हुई सर जेम्स विल्सन के टाइम से, यानी फर्स्ट पीरियड वाज 1860 टू 1885, सेकंड वाज 1886 टू 1914 एंड थर्ड जो कि अभी तक चल रहा है 1914 टू द डेट, यानी अब तक जो चल रहा है वो। तो 3 पीरियड्स के बारे में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये जो दिए गए हैं वो। उसके अलावा अभी के इनकम टैक्स की एक्ट की बात करें तो ये जो इनकम टैक्स है उससे रिलेटेड हम कह सकते हैं दैट द प्रेजेंट इनकम टैक्स एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1961 which came into force from 1st April 1962। तो कोई भी ईयर जो होता है टैक्स ईयर या असेसमेंट ईयर, वो हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और एंड होता है 31 मार्च में। ठीक है, ये भी हम डिटेल में याद करेंगे, फिर से ऑब्जर्व करेंगे हम ये पार्ट को अभी थोड़े टाइम के बाद। तो ये बात हुई प्रेजेंट एक्ट की। उसके बाद अगर हम बात करें तो एवरेज रेट्स ऑफ इनकम टैक्स आर हायर इन सम कंट्रीज आर, कुछ कंट्रीज में इनकम टैक्स रेट बहुत हाई है, तो वो कंट्रीज के से रिलेटेड थोड़ा सा देख लेते हैं हम उनकी हिस्ट्री। तो बेल्जियम है उसमें 40.7%, जर्मनी में 39.7%, डेनमार्क के अंदर 36.2% इनकम टैक्स रेट है। यानी अगर बेल्जियम की बात करें तो अगर आप 100 रुपए कमाते हो, 100 रुपीज अर्न करते हैं, तो 40.7 रुपीज गवर्नमेंट जो है बेल्जियम की वो एज अ टैक्स कलेक्ट कर लेती है एंड बाकी के जो पैसे रहे 59.3 रुपीज वो आपके पास बचते हैं। यानी 40% से ज्यादा वो लोग टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। इसके बदले में वो करते क्या है, तो फ्री एजुकेशन होता है, प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन टोटली फ्री। जो भी हेल्थ सर्विसेज है, हॉस्पिटल्स के अंदर सर्विसेज, वो भी ऑलमोस्ट फ्री होती है। तो उस वजह से वो हायर टैक्स रेट करते हैं। मगर ये कंट्रीज छोटी छोटी है कंपेयरिंग टू इंडिया, तो इस वजह से वहां पे हायर टैक्स रेट को इम्प्लीमेंट करना भी पॉसिबल होता है एंड ईजी होता है। मगर कुछ कंट्रीज ऐसी भी है जिनका इनकम टैक्स रेट बहुत कम है या लो है। तो वैसी कंट्री के बारे में बात करें तो हंगेरी, यूक्रेन, चेक रिपब्लिक एंड सिंगापुर हैव द लोएस्ट रेट्स ऑफ इनकम टैक्स। तो उनके इनकम टैक्स रेट है वो 15%, 18%, 22%, 22% रिस्पेक्टिवली है। तो ये कुछ हिस्ट्री के बारे में बात हुई। जो मीनिंग हम समझ रहे हैं, जो बुक हम पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं टैक्सेशन, उसका मीनिंग आया, कब से टैक्स शुरू हुआ, हायर टैक्स कहाँ पे है, लो टैक्स कहाँ पे है। ये थोड़ा सा हिस्ट्री है क्योंकि कभी कभी क्या है ऑब्जेक्टिव के अंदर एमसीक्यू में अगर पूछ ले तो ये छोटी छोटी चीजें भी परेशान कर सकती है। तो अब इसके बाद हमें आगे बढ़ना है। तो इंडिया के अंदर टैक्स कैसे कलेक्ट किए जाते हैं, तो उससे रिलेटेड अब हम देख रहे हैं। सो टैक्स जो कलेक्ट किए जाते हैं उससे रिलेटेड अगर बात करें तो द टैक्सेस लेविड बाय गवर्नमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। मेनली 2 तरह से हम कह सकते हैं कि टैक्सेस को डिवाइड किया जा सकता है कैटेगरीज के अंदर, जिसमें पहला जो है वो कहा जाता है डायरेक्ट टैक्सेस एंड दूसरा है वो है इनडायरेक्ट टैक्सेस। नाम के ऊपर से है डायरेक्ट टैक्सेस, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्सेस। मीनिंग क्या होगा तो हम पहले उसे समझ लेते हैं। तो अब जो पहला पार्ट है वो है हमारा डायरेक्ट टैक्सेस, उसका मीनिंग हम समझ लेते हैं। तो a tax which is borne and paid directly by the person on whom it is imposed is called as direct tax। B-O-R-N-E, born यानी it is a past form of bear, यानी बेयर करना यानी सहन करो गुजराती में कहे तो, यानी जिस पर्सन के ऊपर वो टैक्स लगता है वही उसे सहता है और पे करता है टैक्स, ऐसे हम कह सकते हैं। बॉर्न एंड पेड डायरेक्टली बाय द पर्सन, यानी मैं अमाउंट जो है मैं सैलरी अर्न कर रहा हूं, तो मैं सैलरी अर्न करता हूं तो मुझे पे वो टैक्स लगेगा, मैं उसे सहूंगा और मैं इनकम टैक्स जो है वो पे करूंगा गवर्नमेंट को, यानी उसे कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स। तो इनकम टैक्स जैसे मैं कह ही चुका हूं कि
इस टैक्स के बारे में अगर हम कहें तो इट इज डायरेक्टली पेड बाय द टैक्स पेयर टू द गवर्नमेंट विदाउट एनी इंटरमीडियरी एंड इट कम्स फ्रॉम हिज ओन पॉकेट। नेचुरली मीनिंग में ही मैंने वैसे कह ही दिया है कि टैक्स पेयर जो है खुद टैक्स पे करता है, उसमें बीच में कोई माध्यम नहीं होता। मेरे इनकम के लिए इनकम टैक्स है जो मैं खुद ही फाइल करता हूँ। सपोज मैं कोई सीए है, सीए को हायर करते हैं या कोई टैक्स फिल करते हैं, तो वो अलग बात है कि वो हमारे लिए ऑनलाइन टैक्स फिलअप कर देते हैं, मगर वो हमारा इनकम टैक्स पे नहीं करते। इनकम टैक्स तो पे कौन करेगा? मेरा जो अगर इनकम है, मेरी इनकम के ऊपर मेरा इनकम टैक्स है, वो मैं ही पे करने वाला हूँ मेरे बैंक अकाउंट से। सो इन शॉर्ट मेरे ही पॉकेट में से जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, यानी हम अगर दूसरे वर्ड्स में इसी मीनिंग को कहना चाहे शॉर्ट में, तो दैट इज डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस whose burden cannot be shifted to others and the person who pays the tax to government has to bear it। यानी कि हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर जिसके ऊपर बर्डन होता है वही टैक्स पे करता है, बर्डन को शिफ्ट हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स। अगर एग्जांपल की अगर बात करते हैं तो एग्जांपल के अंदर बेस्ट एग्जांपल जो हम कहते रहते हैं इनकम टैक्स है, वैसे ही वेल्थ टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है, बहुत सारे टैक्सेस है जो जिस पर्सन का हो, वेल्थ है सपोज प्रॉपर्टी, तो उससे रिलेटेड टैक्स है, मेरी प्रॉपर्टी है तो मैं ही टैक्स पे करूंगा। वैसा ही प्रोविजन गिफ्ट टैक्स का भी आएगा, जब बाद में वो आएगा तब भी मैं आपको वो भी समझाऊंगा। तो इनकम टैक्स बेस्ट एग्जांपल है, आपको ये तो समझ में आता ही है कि इनकम जिस पर्सन की हो वो खुद ही टैक्स पे करता है, तो उसे कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, कभी कभी डिफरेंस में पूछा जाता है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, मेरिट एंड डिमेरिट्स भी पूछे जाते हैं। वो पूरा डिटेल में हमें स्टडी करना है हमारे इस लेक्चर के अंदर। अब अगर हम बात करें सेकंड पार्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो पहला जो पार्ट है उसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे आप समझ पाओगे। ऊपर मैं पे करता हूँ, मेरा टैक्स है, मेरी इनकम है, मैं खुद टैक्स पे करूंगा। इनडायरेक्ट है तो उसके अंदर मैं डायरेक्टली पे नहीं करूंगा, यानी क्या, तो पहले मीनिंग समझते हैं। तो अ टैक्स इज पास्ड ऑन बाय द टैक्स पेयर टू सम अदर पर्सन, इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। यानी इसमें ऐसा नहीं है कि इनकम मेरी है और मैं बोल दूं मेरे पड़ोसी को कि यार भाई आप मेरा टैक्स पे कर दो, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो टैक्स पेयर पास ऑन कर सकता है, वैसे कुछ टैक्सेस होते हैं। पहले मीनिंग समझ लेते हैं, फिर एग्जांपल भी मैं देता हूं आपको आगे। यानी अगर हम कहें इट इज नॉट पेड डायरेक्टली बाय द पर्सन on whom it is levied, but it is paid indirectly through the medium of other persons। यानी जो अगर हम बात करें तो अभी जो जीएसटी आपने सुना होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो वो जो एग्जांपल है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस का एग्जांपल हम कह सकते हैं। उसका टैक्स हमारे बिल के अंदर इंक्लूडेड ही होता है, कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता कि हमने टैक्स पे किया है। ठीक है, तो जीएसटी जो है वो एग्जांपल हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स का। अब अगर इसी मीनिंग को दूसरे वर्ड्स में कहना है, जैसे ऊपर हमने डायरेक्ट टैक्स में कहा था, तो कह सकते हैं दैट indirect taxes are those taxes whose burden can be shifted to others so that those who pays this tax to government do not bear the whole burden but pass it on wholly or partly to the others। burden जो है मेरे ऊपर अप्लाई होता है, मगर पूरा टैक्स मैं नहीं पे कर सकता, मुझे पे करने की जरूरत नहीं है। वो जो है स्टेप वाइज, टर्म वाइज, पर्सन वाइज वो जो है टैक्स जो है वो डिवाइड हो जाता है, यानी ज्यादा बेयर भी नहीं करना पड़ता पर्सन को। तो ये जो हुआ वो हुआ हमारा इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट। अब उसके एग्जांपल के बारे में बात करें तो पहला जो मैंने कहा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। ठीक है, तो ये जो टैक्सेस है वो माने जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। इन शॉर्ट अगर कहना चाहे तो टैक्सेस जो है वो दो पार्ट में हम बांट सकते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर अब जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है उसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसे ये सेमेस्टर नंबर नेक्स्ट के अंदर पूरा आता ही है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, डिटेल में पढ़ेंगे हम, मगर फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इसके अंदर क्या क्या टैक्सेस होते हैं, तो हमें थोड़ा सा आइडिया भी आए कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में होता क्या है। तो जीएसटी
is a tax on supply of goods or services or both except on supply of the alcoholic items for human consumption। ठीक है, ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर जो अल्कोहलिक आइटम्स होती है उनके अलावा जो भी सप्लायर है, गुड्स जो भी बनाते हैं, गुड्स सप्लाई करते हैं, वो हर एक स्टेज के ऊपर अप्लाई होता है। तो ये स्टेज वाइज एक टैक्स कहा जाता है जिसे हम डिटेल में समझने वाले हैं बाकी के सेमेस्टर्स के अंदर। इट इज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जुलाई 2017। इंडिया के अंदर 1 जुलाई 2017 से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सभी पूरे इंडिया के ऊपर ये टैक्स जीएसटी का जो है वो अप्लाई होता है। जीएसटी हैज रिप्लेस्ड द फॉलोइंग टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले जो है अलग अलग टैक्सेस होते थे, उन सभी टैक्सेस को रिप्लेस करके अब ये एक कॉमन टैक्स बन गया है। वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो इस जीएसटी की वजह से इंप्लीमेंट हुआ है। तो कौन से टैक्सेस पहले अवेलेबल थे, आपने नाम कहीं ना कहीं सुना ही होगा, तो वो थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं कि कौन से टैक्सेस जो है वो रिप्लेस हुए हैं बाय जीएसटी। तो उसके अंदर हम कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के भी कुछ टैक्सेस यहाँ पे इंप्लीमेंट हुए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो टैक्सेस रिप्लेस हुए हैं उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पहले तो एक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी होती थी, उसकी जगह पे जीएसटी आ चुका है। वैसे ही स्टेट वीएटी वेट बोला जाता है, जिसे पहले बोला जाता था वैल्यू एडेड टैक्स। तो जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो एक्सटेंशन है वैल्यू एडेड टैक्स का। वो भी पर्सन वाइज जो भी टैक्स होता था वो इनडायरेक्ट टैक्स में ही कैलकुलेट किया जाता था, और उसकी जगह पे अब गवर्नमेंट ने जीएसटी को ही अप्लाई कर दिया है। सेकंड में अगर हम कहते हैं तो ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, तो ये कुछ एक्साइज ड्यूटी होती थी, तो वो एक्साइज ड्यूटी को इन्होंने रिप्लेस कर दिया बाय जीएसटी। सिमिलरली सेंट्रल सेल्स टैक्स, पहले सेल्स टैक्स हुआ करता था, उसे भी रिप्लेस कर दिया गया जीएसटी से। तो वैसे आपके लिए तो ये अब नाम ही रहेंगे क्योंकि अब ये अप्लाई होते नहीं है। तो जस्ट फॉर योर नॉर्मल इंफॉर्मेशन, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज डिपेंड्स ऑन गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस। स्पेशल कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है, उनसे रिलेटेड जो एक्साइज ड्यूटी थी उसको भी रिप्लेस कर दिया है। देन लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के, वो भी रिप्लेस हो चुके हैं। उसके अलावा एडिशनल ड्यूटी ऑन टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, तो उन प्रोडक्ट्स की जो ड्यूटीज है वो भी हटाकर ओनली जीएसटी कर दिया गया है। उस तरह से स्टेट गवर्नमेंट में एंटरटेनमेंट टैक्स होता था, परचेज टैक्स होता था, उसे रिप्लेस कर दिया गया है बाय जीएसटी। सिमिलरली सर्विस टैक्स एंड जीएसटी अगर कहते हैं वो रिप्लेस करता है स्टेट में। टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट होता था, वो भी रिप्लेस कर दिया गया है। एंड सेंट्रल सरचार्जेस एंड सेसेस अलग अलग होते थे पहले, जो सभी रिप्लेस कर दिए गए हैं बाय गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सिमिलरली स्टेट सरचार्जेस एंड सेसेस। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे कि गिव एनी टू एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस व्हिच आर रिप्लेस्ड बाय जीएसटी, तो उसके अंदर आप ये लिख सकते हो, इसलिए हम ये पार्ट समझ रहे हैं। अब जो है हमें आगे जो डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स को देखा है उससे रिलेटेड हम एक छोटा सा उसका डिफरेंस है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, वो डिफरेंस को समझेंगे। तो अब हम देखने वाले हैं हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछ सकते हैं, कभी कभी 1-2 मार्क्स के अंदर या शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है, और वो है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो थोड़ा सा ब्रीफ में समझने के लिए डिफरेंस को देख लेते हैं तो पता चल जाएगा। तो पहला जो पॉइंट है उसके अंदर कहा जाता है कि इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन, यानी जिस पर्सन के ऊपर जिसकी इनकम है उसी के ऊपर वो टैक्स अप्लाई होता है, इसलिए उसे कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स। तो ये जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट मीनिंग के ऊपर से ही इंक्लूड किया है हमने यहाँ पे। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स में तो आपको पता चल ही जाएगा कि इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन टू पर्संस, यानी अगर हम बात करते हैं गुड्स एंड सर्विस के बारे में, तो अगर एक प्रोड्यूसर है, अगर गुड्स प्रोड्यूस करता है और अगर वो सप्लायर को वो चीज बेचता है, तो टैक्स जो है वो पास ऑन होता है सप्लायर के ऊपर। सिमिलरली सप्लायर जो है वो अगर होलसेलर को वो बनी हुई चीज बेचता है तो वो टैक्स अगेन पास होता है नेक्स्ट पेयर के ऊपर। इन शॉर्ट खाली एक पर्सन जो है वो टैक्स पे नहीं करता। इनडायरेक्ट टैक्स में
जो बर्डन है वो शिफ्ट होता है दूसरे पर्सन के ऊपर। तो सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो एसएससी हिमसेल्फ बियर सच टैक्सेस दस इट पिंचेस द टैक्स पेयर। एसएससी यानी जो टैक्स पे करता है उसे टैक्सेशन के अंदर हम एसएससी कहते हैं, ठीक है। तो एसएससी को खुद ही टैक्स बेयर करना पड़ता है 100%, तो कभी उसको पिंच करता है या उसे लगता है कि मैं ही टैक्स पे कर रहा हूँ, परेशानी होती है, ऐसा हम कह सकते हैं डायरेक्ट टैक्स के अंदर। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है। टैक्स इज रिकवर्ड फ्रॉम द एसएससी who passes such burden to another person, thus it does not pinches the tax payer। यानी यहाँ पे जो दोनों पर्सन है वही टैक्स पे करते हैं। जैसे कि मैंने कहा गुड्स जो बना रहा है वो भी थोड़ा सा टैक्स पे करेगा, जब वो सप्लायर को बेचेगा तो उसका टैक्स बर्डन है वो शिफ्ट होगा सप्लायर के ऊपर, सप्लायर होलसेलर को बेचेगा तो उसके ऊपर सप्लाई होगा टैक्स थोड़ा सा। इन शॉर्ट बर्डन जो है वो शिफ्ट होता है दूसरे पर्सन के ऊपर, इस वजह से जो है वो टैक्स पेयर है, पूरा टैक्स ना पे करना पड़े इसलिए उसे परेशानी होती नहीं है। दूसरा पॉइंट हुआ ये। तीसरे पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो डायरेक्ट टैक्सेस आर लेविड ऑन द इनकम। डायरेक्ट जो है इनकम के ऊपर सीधी अप्लाई होती है, इसीलिए हम एग्जांपल में लेते हैं इनकम टैक्स। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स कहां पे अप्लाई होता है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, जो एग्जांपल हम आगे बता भी चुके हैं, यानी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसके ऊपर ये इनडायरेक्ट टैक्स अप्लाई होते हैं। चौथा पॉइंट, अगर आखिरी पॉइंट हम बात करें यहाँ पे तो उसके अंदर हम कह रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स आर प्रोग्रेसिव इन नेचर, दैट इज हायर टैक्स आर लेविड ऑन द पर्सन अर्निंग हायर इनकम एंड वाइस वर्सा। यानी इनकम टैक्स जो है या डायरेक्ट टैक्सेस वो प्रोग्रेसिव इन नेचर है, यानी कम अर्निंग करने वाले को वो टैक्स कम पे करना है, हायर अर्निंग करने वाले को वो टैक्स जो है वो हायर पे करना है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि प्रोग्रेसिव इन नेचर है, कम अर्निंग करने वाला कम टैक्स पे करेगा, ज्यादा अर्निंग करने वाला जो है वो ज्यादा टैक्स पे करेगा, इसलिए इसे कहा जाता है प्रोग्रेसिव नेचर वाला टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इज नोन एज प्रोग्रेसिव नेचर टैक्स। और नेचुरली इनडायरेक्ट टैक्स आर regressive in nature, that is all person will bear equal rate of tax on good irrespective of their ability। आप ज्यादा अर्निंग कर रहे हो या कम अर्निंग, इनडायरेक्ट टैक्स को कोई ऐसा फर्क पड़ता नहीं है, दे आर रिग्रेसिव इन नेचर, सभी के लिए वो टैक्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी इसे कहा जाता है रिग्रेसिव, डायरेक्ट टैक्स को कहा जाता है प्रोग्रेसिव। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, जिसे एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन भी कहा गया है। लास्ट ईयर के पेपर में भी पूछा गया था और ऑलमोस्ट 3 बार आप देख ही सकते हो, नोट किया हुआ है हमने, 2016, 18 और 19 में पूछा गया है। यहाँ पे एक गड़बड़ हो जाती है, आप इसे डिफरेंस मत समझना, फॉर्मेट हमने टेबल में दिया है ताकि इजीली आपको समझा पाए, तो डिफरेंस नहीं है ये मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स ही है, दोनों साइड आप ऑब्जर्व कर सकते हो, डायरेक्ट टैक्स ही नोट किया गया है, तो खास इतना ध्यान रखना है। पहला जो मेरिट है वो ऑब्जर्व करते हैं हम डायरेक्ट टैक्स का। द लार्जर बर्डन ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस फॉल ऑन द रिच पीपल हु हैव कैपेसिटी टू बियर दिस एंड द पुअर पीपल हैव टू पे लेस टैक्स। तो ये बहुत ही अच्छा पार्ट रहता है डायरेक्ट टैक्स का कि जो ज्यादा अर्न कर रहा है उसी के ऊपर बर्डन ज्यादा रहता है, कम अर्न करने वाले के ऊपर कम बर्डन रहता है। तो फर्स्ट मेरिट ये कहा जा सकता है। डीमेरिट में पहला डीमेरिट क्या है, तो इन द डायरेक्ट टैक्स people are aware of their tax liability and therefore they would try to tax evasion and tax avoidance। अब टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस हम देखने ही वाले हैं अभी डेफिनेशंस में बाद में, तब मैं समझाऊंगा। अगर शॉर्ट में अगर कहना चाहे तो टैक्स इवेजन यानी अगर आपको पता है कि आपके स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स कितना पे करने वाले हो आप, तो आपको पता होने की वजह से क्या है, कभी कभी टेक्निक ऐसी यूज करते हैं कि जिसकी वजह से आप टैक्स जरा भी ना पे करो या टैक्स पे कम करो। टैक्स इवेजन यानी टैक्स ना पे करना और टैक्स अवॉइडेंस यानी कुछ टेक्निक्स जिसका इस्तेमाल करके टैक्स को कम करना। तो ये गलत चीजें होती है जो कि डीमेरिट के अंदर इंक्लूड किया जाता है डायरेक्ट टैक्स में। तो टेंशन मत करिएगा, टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस अभी नेक्स्ट सेशन में आने ही वाला है, तो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इसे डिटेल में समझेंगे। इन शॉर्ट अभी आप समझ सकते हो, दीज आर द डिवाइसेस ऑफ पेइंग लेस टैक्स और नो टैक्स। टैक्स इवेजन यानी टैक्स पे ना करना हो वैसा क्राइटेरिया, अवॉइडेंस यानी जो एक्चुअल टैक्स है उसकी जगह पे आप कम टैक्स पे करते हो, ठीक है।
यानी ये डीमेरिट माना जा सकता है कि पहले से पता होने की वजह से कुछ लोग टैक्स कम पे करते हैं, या तो कुछ लोग इनकम उतनी दिखाते ही नहीं जिससे टैक्स पे करना पड़े। अब सेकंड मेरिट अगर देखना है डायरेक्ट टैक्स का, तो डायरेक्ट टैक्सेस आर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। यानी ज्यादा जो अर्निंग कर रहे हैं, जैसे पहला पॉइंट है वैसे ही ऑलमोस्ट कह सकते हैं, इनइक्वालिटी रिड्यूस हो सकती है। ज्यादा टैक्स पे कर रहा है कोई पर्सन तो उसकी वजह से ज्यादा इनकम के लिए वो ज्यादा टैक्स पे करेगा, और कम इनकम वाला पर्सन कम टैक्स पे करेगा। तो बैलेंस थोड़ा सा रहने का ट्राई करती है गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स की वजह से। अब डीमेरिट्स के अंदर क्या है सेकंड पॉइंट, तो डायरेक्ट टैक्सेस आर जनरली पेएबल इन लंप सम और इवन इन एडवांस एंड इट बिकम क्वाइट इनकन्वीनियंट। बाद में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप एडवांस टैक्स पे कर सकते हो, नेक्स्ट चैप्टर्स में भी आएगा फ्यूचर में, तब ये बात हम डिस्कस करेंगे ही। मगर जनरली डायरेक्ट टैक्स आप लंप सम पे कर सकते हो, तो एडवांस में भी हो सकता है। उसकी वजह से कभी कभी इनकन्वीनियंट रहता है कुछ पर्संस को डायरेक्ट टैक्स पे करना, तो ये उसका डीमेरिट कह सकते हैं। कुछ चीजें जो है वो अभी हम टेक्निकल टर्म्स यूज कर रहे हैं, आपको समझ में ना आए तो टेंशन नहीं करना है, क्योंकि आगे अभी हम पढ़ने ही वाले हैं, तब ये पार्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट अगर हम कहें, तो डायरेक्ट टैक्सेस आर इजी टू कलेक्ट। कंसिडर फॉर एग्जांपल द पे सिस्टम which is used to collect income tax from most wage and salary earners। यानी कुछ जगह पे ऐसा होता है, सपोज गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनकी सैलरी जो आती है उसी में से सीधा ही इनकम टैक्स एक्ट जो इनकम टैक्स है वो काट लिया जाता है। ठीक है, यानी कलेक्शन के लिए बहुत ही इजी है डायरेक्ट टैक्सेस। आपको फिलअप करना है इनकम टैक्स तो भी आप वेबसाइट पे ऑनलाइन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे भी सीधे पे कर सकते हो। यानी कलेक्शन के लिए डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो बहुत ही इजी पार्ट में रहते हैं, तो उस वजह से ये उसका मेरिट कहा जाता है या बेनिफिट कहा जाता है। और डीमेरिट की बात करें तो another demerit of direct taxes is their supposed effect on the will to work and save. It is assessed that if heavy tax is imposed on income, the taxpayer will find that the return from work has decreased। यानी जैसे कि हम पहले कह चुके हैं मेरिट के अंदर पहले पॉइंट में, कि बर्डन जो है वो ज्यादा पर्सन जो अर्निंग कर रहे हैं उनके ऊपर ज्यादा रहता है। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि पर्सन जो है वो अपनी इनकम ज्यादा दिखाता ही नहीं, या तो फिर वो उसके अंदर टैक्स पे करने के अंदर वो ट्राई करता है कि वो कम टैक्स पे करे, जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में कहा था। यानी उस वजह से जो है थोड़ा सा ये डीमेरिट रहता है कि काम करने में वो पर्सन है थोड़ा सा लेजी हो जाता है, और उसका रिटर्न जो है वर्क का वो एफिशिएंसी उतनी ज्यादा रहती नहीं है। ऐसा डायरेक्ट टैक्स के डीमेरिट में हम समझ सकते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट पहले पॉइंट से ही कनेक्टेड है, तो आप इजीली आप समझ पाओगे इसमें। चौथा पॉइंट जो है वो कह रहा है revenue elasticity of direct taxes, especially if they are of progressive type, is quite high. As the national income increases, the revenue on these taxes also rises as a great deal। जैसे हम पहले ही कह चुके हैं आगे मेन डिफरेंस के अंदर, कि डायरेक्ट टैक्स है वो प्रोग्रेसिव टाइप का है, यानी ज्यादा इनकम अर्न करने वाला ज्यादा टैक्स पे करेगा, तो उस वजह से रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट की जो है वो इंक्रीज होती है, उस वजह से नेशनल इनकम जो है वो भी क्या होती है, इंक्रीज। यानी प्रोग्रेसिव टाइप का होने की वजह से मेरिट है, ये फायदा रहता है कि नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज होती है। डीमेरिट क्या है, तो direct taxes away a part of the purchasing power of the taxpayer, and that has the effect of reducing demand and price। यानी ज्यादा अगर आप इनकम टैक्स पे करते हो, आपकी इनकम में से ज्यादा टैक्स पे होता है, तो नेचुरली आप चीजें खरीदने जाते हो तो कम परचेज करोगे, या तो सस्ती चीजें जो है हम परचेज कर सकते हैं। तो वो जो है इफेक्ट होती है डिमांड के ऊपर और प्राइजेस के ऊपर। जो चीजों की डिमांड कभी कभी घटती है, वैसे ये ज्यादा इफेक्ट करता नहीं है इनकम टैक्स की वजह से। जो चीजें आप परचेस करते हो वो परचेस करने ही वाले हो, मगर कभी कभी ये ऑब्जर्व किया जाता है कि उसमें हम डिमांड और प्राइजेस के अंदर डिक्रीमेंट भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। सपोज अगर गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड जो है अगर आपका इनकम ज्यादा है और अगर इनकम टैक्स ज्यादा पे कर रहे हो, तो नेचुरली जो आपका सेविंग है वो कम होगा। कम सेविंग होगा तो आप गोल्ड जैसी चीजें वो परचेस करने का ट्राई कम करते हो। ठीक है,
तो थोड़ी ऐसी हैवी चीजें उसके बारे में हम कह सकते हैं, तो उस कंटेक्स्ट में हम कह सकते हैं दैट इज अ डीमेरिट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 बार पूछा जा चुका है, लास्ट ईयर भी पूछा जा चुका है, तो आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा इजी वर्ड्स में हमने एक्सप्लेन किया है, बुक के अंदर भी दिया है, उसमें थोड़े से वर्ड स्टफ दिए गए, तो इसे ट्राई करना अच्छे से याद रखने का मोस्ट टाइम भी है। और अब हम देख रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स के लिए मेरिट एंड डीमेरिट्स। क्वेश्चन 3 नंबर जो है हमारा, वो ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, 2016-18 में आ चुका है, मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसे अब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो मेरिट है ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है, वो कहता है इनडायरेक्ट टैक्सेस आर यूजुअली हिडन इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज been transacted and therefore their presence is not felt so much। ये हम मेन डिफरेंस जब देखा था लास्ट लेक्चर में डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में, उसमें भी हम ये कह ही चुके हैं कि ये जो टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स, वो जो है गुड्स जो बेच रहा है सप्लायर को, थोड़ा उसके ऊपर अप्लाई होता है, थोड़ा सप्लायर के ऊपर होता है, यानी बर्डन शिफ्ट होने की वजह से जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसके बारे में ज्यादातर प्रेजेंस आपको ऑब्जर्व होती नहीं है। कभी कभी तो चीजें हम खरीदते हैं, अब आप कोई भी बिल लेते हो टैक्स के, कोई भी चीज परचेस करने के बाद बिल लिया होता है, तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी उसके अंदर टैक्सेस ऑलरेडी डाले ही होते हैं, जीएसटी इंक्लूडेड ही होता है, मगर हमें पता ही नहीं चलता कि हमने वो जीएसटी अप्लाई हुआ है और हमने वो पे भी किया है। ठीक है, तो वो जो है वो एक मेरिट है कि प्रेजेंस है जो इनडायरेक्ट टैक्स की, वो हमें पता भी नहीं चलती और वो टैक्स पे भी हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरिट कह सकते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स का। अब डीमेरिट्स के बारे में कहें तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव इन नेचर, एज अ proportion of income they fall more heavily on the poor also। यानी हम जैसे कह चुके हैं, मेन डिफरेंस जब बताया था तब हमने कहा था डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव नेचर एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आर ऑफ रिग्रेसिव नेचर। रिग्रेसिव नेचर का मीनिंग क्या था, तो हमने कहा था कि सभी पर्सन के ऊपर इक्वली अप्लाई होते हैं, यानी अमीर पर्सन है, पैसे वाले हैं, उनके भी ऊपर सेम अप्लाई होता है, और जो थोड़े से गरीब है उनके ऊपर भी। तो ज्यादा इफेक्ट पुअर के ऊपर इसकी आती है कि इनडायरेक्ट टैक्स है वो पुअर को ज्यादा इफेक्ट कर देते हैं, यानी रिग्रेसिव होना वो थोड़ा सा डीमेरिट कह सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स का। सेकंड, अगर आप मेरिट के बारे में बात करें तो इफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस आर प्रॉपरली एडमिनिस्टर्ड द चांसेस ऑफ टैक्स इवेजन आर लेस। जैसे कि आप ऑब्जर्व कर चुके हो, सेकंड क्वेश्चन में हमने कहा था कि डायरेक्ट टैक्स के अंदर टैक्स इवेजन हो सकता है क्योंकि पर्सन को पता होता है कि कहाँ पे कितना टैक्स उसे पे करना है। यानी इनडायरेक्ट टैक्स में यही है कि प्रेजेंस पता नहीं चलती और चांसेस कम है कि आप टैक्स को ना पे करो, क्योंकि आप नेचुरली बिल अमाउंट पे करते हो, सामने बिल लेते हो, तो आपका जो टैक्स है वो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को पहुंच ही जाने वाला है, यानी टैक्स इवेजन के चांसेस कम रहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। डीमेरिट्स के बारे में बात करें तो इफ इनडायरेक्ट टैक्सेस आर हैवीली इम्पोज्ड ऑन द लग्जरी आइटम्स देन दिस विल ओनली हेल्प partially because taxing the luxuries alone will not yield adequate revenue for the state। कुछ हैवी यानी कि जैसे कि मैंने कहा था अभी आगे कि गोल्ड है, डायमंड है, वो जो ज्वेलरीज है उसके ऊपर आप हैवी टैक्सेस इंप्लीमेंट करते हो, तो वो नेचुरली सभी लोग तो गोल्ड परचेस करने वाले नहीं है, यानी लग्जरी आइटम्स के ऊपर अप्लाई करने से ज्यादा कोई इफेक्ट रेवेन्यू में गवर्नमेंट को होने वाली नहीं है, जो कि एक डीमेरिट माना जा सकता है। ठीक है, क्योंकि पुअर पर्संस है वो नेचुरली ये लग्जरी आइटम्स परचेस करने वाले नहीं है, यानी उस वजह से ये डीमेरिट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तीसरा पॉइंट अगर कहते हैं हम मेरिट्स में, तो वो है इनडायरेक्ट टैक्सेस कैन बी यूज्ड फॉर स्पेसिफिक सोशल पॉलिसीज सच एज रिड्यूसिंग स्मोकिंग और गैम्बलिंग। यानी ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस ड्यूटीज लगा दी जाए, ठीक है, बाहर के कंट्रीज में से इंडिया के अंदर कुछ चीजें आती है, अगर वो खतरनाक लग रही है गवर्नमेंट को तो उसके ऊपर वो कस्टम ड्यूटी लगा देते हैं। तो वो ड्यूटी की वजह से क्या है, इंडिया में जब वो चीजें आती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, तो लोग वो चीजें खरीदते नहीं है। जैसे कि टोबैको है, तंबाकू है, एनी ऊपर टैक्स વધારી देता गवर्नमेंट है, बैन कर देते हैं कभी कभी, तो टैक्स बढ़ने की वजह से क्या है, उसकी प्राइस बढ़ जाती है, और प्राइस बढ़ जाती है तो कंजम्पशन करने वाले लोग उस चीजों को कंज्यूम करते नहीं है। तो उस वजह से क्या होता है, सोशल पॉलिसीज जो है
रिड्यूस करना है स्मोकिंग, गैम्बलिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, तो उसमें ये फायदा मिलता है इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से। लास्ट डिमेरिट अगर कहे तो द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी रेज्ड बाय द इनडायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी इजीली प्रेडिक्टेड। यस, हमें पता नहीं चल सकता कि इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से कितनी अमाउंट जो है, कितनी रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट को मिलने वाली है फ्यूचर में। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारे 3 मेरिट एंड डीमेरिट्स हैं। वैसे बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, मगर अभी यहाँ पे 3 जो है वो हम समझ रहे हैं, बुक के अंदर भी दिए हैं, उसके अंदर से भी आप इंक्लूड करके क्वेश्चन को बड़ा, आंसर को बड़ा करना है तो हम कर सकते हैं। बाकी इतना जो है 3 पॉइंट्स हैं वो सफिशिएंट रहते हैं मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स में। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.